हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शैल बाला जैस, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर रायपुर से हूँ। आज मैं बीएससी फाइनल होम साइंस के बच्चों का फूड प्रिजर्वेशन विषय के अंतर्गत यूनिट 2 के कंटेंट के साथ रूबरू होने जा रही हूँ। बच्चों, इस स्क्रीन पर देखिए यूनिट 2। इसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों को हमें कवर करना है उसमें भोज्य पदार्थों का स्टोरेज, भोज्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन के सिद्धांत और प्रिजर्वेशन की सबसे पॉपुलर विधि यानी कि कैनिंग, इसकी विस्तार से चर्चा करनी है। प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी या फूड प्रिजर्वेशन की मेन थीम क्या है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा मेरे साथ एक्सरसाइज करें। आप लोग सब अपने अपने घर में जो भी आपकी लंच प्लेट होती है उसको इमेजिन करें और ये मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या होता है। मेरे अनुसार उसमें कुछ चीज़ें प्लेट में कच्ची सर्व की जाती हैं रॉ फॉर्म में, कुछ कुक्ड होती हैं पकाकर सर्व करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो न तो रॉ होती हैं न कुक्ड होती हैं, वो प्रोसेस्ड होती हैं। रॉ में सलाद होते हैं फलों और सब्जियों के, कुक्ड में दाल चावल सब्जियां चपाती जैसी चीज़ें डाली जाती हैं, और प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत जैम, जेली, अचार, पापड़, मुरब्बे जैसी चीज़ होती हैं। इस सामान्य थाली की परिकल्पना में आपने जो तीसरे वर्ग के भोज्य पदार्थों को देखा, प्रोसेस्ड फूड, ये ही प्रोसेस्ड फूड हमारी प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के की फैक्टर हैं। अर्थात फूड प्रिजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम इन्हीं प्रोसेस्ड फूड के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसको आरंभ करने के पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। हमारे आसपास जितने भी भोज्य पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, हम सबसे पहले उनके 2 वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग जिसमें कि वो भोज्य पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर बिना किसी सुरक्षा के रख दिए जाएं तो अति शीघ्र खराब होते हैं, इन्हें हम पेरिशेबल फूड कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, मछली, अंडे इत्यादि सम्मिलित हैं। एक दूसरा वर्ग भी है उस भोज्य पदार्थ का जिसे हम रूम टेम्परेचर पर बिना किसी सुरक्षा आवरण के रख दें तो वो नष्ट नहीं होते। इसके अंतर्गत सीरियल्स, ग्रेन्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ऑयल, घी, शुगर, जैगरी इत्यादि चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से भोजन के हमने 2 वर्ग बना लिए, शीघ्र नष्ट होने वाले और देर तक चलने वाले, यानी कि पेरिशेबल फूड्स और नॉन पेरिशेबल फूड्स। अब इन 2 वर्गों के बारे में विस्तार से जाने इसके पहले हम थोड़ा सा प्रिजर्वेशन की परिभाषा के ऊपर आते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन है क्या। तो फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा जैसा कि बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कि इसके अंतर्गत हम संसाधन की कुछ ऐसी विधियों की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें फल और सब्जियों को सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम्स और उसके अंतर्गत स्वतः के ऑक्सीजन के द्वारा होने वाले डिटेरियोरेशन को रोका जाता है। फल और सब्जी लंबे समय के उपयोग के लिए सुरक्षित कर ली जाती है। यही हमारे फूड प्रिजर्वेशन की परिभाषा है। परिभाषा जानने के तुरंत बाद अब हम थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ग्रहण करेंगे इसमें कि आखिर हम जिन भोज्य पदार्थों को पेरिशेबल कहते हैं और जिन्हें हम नॉन पेरिशेबल कहते हैं, इनके अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो हमें किन किन जगहों पर जाना होगा। तो पेरिशेबल जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं और नॉन पेरिशेबल का हम स्टोरेज करते हैं। एक का संसाधन और एक का संग्रहण। इन दोनों ही कार्यों को करने के लिए कुछ हमें मूलभूत सिद्धांतों की तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे सिद्धांत जिन्हें हम अपनाकर इन अलग अलग विधियों के ऊपर उन्हें अप्लाई करके अपने भोज्य पदार्थों को संग्रहित और संरक्षित कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के मुख्य रूप से 9 सिद्धांत हैं जो आपके सामने स्क्रीन में अपीयर हो रहे हैं।
सिद्धांत पहला असेप्सिस, इसका हिंदी में अर्थ होता है अरोगाणुता का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर, निम्न ताप के उपयोग का सिद्धांत। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च ताप के प्रयोग का सिद्धांत। चौथा प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ माइल्ड एंटीसेप्टिक, अर्थात नमक, शक्कर, मसाले और तेल के प्रयोगों के द्वारा भोजन को संरक्षित करना। पाँचवें नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ एयर, वायु के निष्कासन का सिद्धांत। छठवें नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमी के निष्कासन का सिद्धांत। सातवें नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ गैस प्रिजर्वेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों के द्वारा भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना। आठवें नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन की विधि के द्वारा भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना। और 9वें नंबर पर इरेडिएशन, यानी कि विभिन्न प्रकार की गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा भोज्य पदार्थों को हम संरक्षित करते हैं। इस तरीके से ये 9 सिद्धांत को अपनाकर अलग अलग विधियों के ऊपर अलग अलग विधियों को अपनाते हुए हम भोजन को लंबे समय के प्रयोग के लिए संरक्षित करते हैं। इसमें एक एक सिद्धांत के ऊपर यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहला सिद्धांत है एसेप्सिस, अरोगाणुता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कोई भी भोज्य पदार्थ जब हमारे घर तक पहुंचता है तो बच्चे, आप सबको मालूम है कि वो एक लंबी यात्रा करके आता है, जहां उसका उत्पादन होता है, जहां कल्टीवेशन होता है, वहां से बाज़ार आता है और बाज़ार से फिर हमारे घर। इतनी लंबी यात्रा में उस भोज्य पदार्थ को कई लोगों के संपर्क में, कई सतहों के संपर्क में आना पड़ता है, जिससे कि उसके ऊपर बहुत से प्रकार के जीवाणु, धूल मिट्टी के कण, जीवाणुओं के स्पोर्स जैसी चीज़ें सतह पर चिपक जाती हैं। एसेप्सिस वो विधि है जिसमें हम सतह पर चिपके हुए सतही सूक्ष्म जीवाणुओं को सादे पानी के द्वारा, पानी की तेज बौछार के द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट मिला हुआ पानी, क्लोरीन मिला हुआ पानी, फिटकरी वाले पानी के द्वारा धोकर साफ करते हैं। एसेप्सिस में सिर्फ सतह पर पाए जाने वाले धूल मिट्टी, जीवाणु और उनके सूक्ष्म स्पोर से ही निकाले जा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत जिसमें हम ताप को कम करके जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं और उसी के साथ लगा हुआ ताप को बढ़ाकर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर और प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, ये दोनों एक साथ अपन लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि और विकास के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप बहुत उपयुक्त होता है। इस ताप की रेंज में ये सर्वाधिक अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। यदि हम इस ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाते चले जाएं या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ाते चले जाएं तो निश्चित रूप से इन जीवाणुओं की वृद्धि की दर कम हो जाएगी और अगर बहुत एक्सट्रीम में चले जाएं तो ये नष्ट भी हो जाते हैं। और इसी ताप को कम और अधिक करके जब हम भोज्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं तो ये 2 सिद्धांत उस पर एप्लीकेबल होते हैं। लो ताप के सिद्धांत में फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन की विधियां प्रमुख हैं, जिसमें हम तापक्रम को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ ले जाते हैं, 0 तक पहुंचते हैं, जो कि पानी का आइसिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। 0 से नीचे -10, -20, -40 और -80 डिग्री तक जाते हैं। ये माइनस टेम्परेचर्स एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि मांस, मछली, ऐसी चीज़ों के संरक्षण के लिए बहुत माकूल होते हैं। हाई टेम्परेचर का जो सिद्धांत है उसमें सबसे प्रमुख जो विधि होती है वो ब्लांचिंग के रूप में हमारे सामने होती है। ब्लांचिंग क्या है? उबलते हुए पानी में फल और सब्जियों के टुकड़े, स्लाइसेस बनाकर 2 मिनट तक रखे जाते हैं और उसके बाद तुरंत निकालकर छायादार स्थान पर हवा में सुखाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। उबलता हुआ पानी यानी कि यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जीवाणु, उनके स्पोर्स और बहुत सारे भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ लंबे समय तक के प्रयोग के लिए संरक्षित हो जाता है। इसके अगला जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, नमी के निष्कासन का सिद्धांत। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि जीवाणुओं की वृद्धि और विकास के लिए नमी एक आवश्यक तत्व है। अगर पानी की मात्रा कम हो जाए या बहुत बढ़ा दी जाए तो ऐसे में जीवाणु अपनी वृद्धि कंफर्टेबली नहीं कर पाते हैं।
बहुत से भोज्य पदार्थ जिसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि और विकास के लिए एक अच्छा माध्यम बन जाती है, हम उस नमी को डिस्टर्ब करते हैं, नमी हटाते हैं, उसे गाढ़ा कर देते हैं। भोज्य पदार्थों के सॉलिड कंटेंट को हम गाढ़ा कर देते हैं। परिणाम ही होता है जीवाणु उसमें अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाते और हमारा भोजन संरक्षित होता है। आपने सबने सुना हुआ है कि सामान्य ताजे दूध से हम कंडेंस मिल्क बना लेते हैं। मिल्क मेड इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बाज़ार में मिलता है, आपने देखा। अंगूर से किशमिश बाज़ार में आपको दोनों मिलते हैं। खजूर के ताज़े फल और खजूर के सूखे फल ये भी आपको बाज़ार में मिलते हैं। ये सब हमारे नमी के निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित संरक्षित भोज्य पदार्थ हैं। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है, वायु के निष्कासन का सिद्धांत। सिद्धांत को पढ़ने से पूर्व आपको एक बात बताना जरूरी समझती हूँ कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी वृद्धि और विकास करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपनी वृद्धि करते हैं उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अपनी वृद्धि और विकास कर लेते हैं उन्हें हम एनारोबिक कहते हैं। हवा के निष्कासन का सिद्धांत तो मुख्य रूप से एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करता है। अगर हम किसी कंटेनर के ऊपर अंदर रहने वाली हवा निकाल दें, समाप्त कर दें, उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट जीवाणुओं का समाप्त कर दें, तो वो अंदर अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाते। इसके लिए कैनिंग एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैनिंग में हम अंदर की पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं, हवा का नाम मात्र भी नहीं रहता। और जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को कंटेनर में रखने के बाद ऊपर जब हम तेल भर देते हैं तो ये जो तेल की लेयर है ये भी ऑक्सीजन से जीवाणुओं का कनेक्शन तोड़ देती है और जीवाणु अंदर वृद्धि अपनी नहीं कर पाते। इसके पश्चात अगला जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन। आप सभी बच्चे जानते हैं फर्मेंटेशन 3 प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मुख्य रूप से हम दूध से दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे इंडियन किचन में। ये प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आएगा, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, इन 2 फर्मेंटेशन के द्वारा हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। इसके पश्चात जो अंतिम सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ इरेडिएशन, यानी कि विकिरण के द्वारा, इसमें गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसी घातक किरणों के द्वारा भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। यह विधि हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम प्रचलन में है, खर्चीली है, महंगी है, स्पेशल सेटअप चाहिए होता है इसको अप्लाई करने के लिए, इसलिए इस विधि का हिंदुस्तान में प्रयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन संरक्षण के सिद्धांत की यह भी एक विधि है। एक और बात इस विधि के साथ जोड़ना आपको ज़रूरी है, आपके नॉलेज में लाना, वो ये कि इरेडिएशन के द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थ का जब हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं, जैसा कि विदेशों में होता है, आलू, प्याज, ट्यूबर्स और रूट्स वाली चीज़ों को ये लोग बहुत बहुत लंबे समय तक रखने के लिए इरेडिएशन का यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में। लंबे समय तक इरेडिएटेड फूड को खाने से हमारे शरीर में एंटीबायोटिक थेरेपी के लिए इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। अर्थात अगर हम आगे जीवन में कभी बीमार पड़े तो हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो हमें इसका कोई असर नहीं होगा। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए ये विधि प्रचलन में भी कम है, और जहाँ प्रचलन में है वहाँ भी इसे बड़े सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करके और पब्लिक सेफ्टी, हाइजीन, पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।